हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं अपने घटना चक्र के पार्ट 8 को। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डुरंड रेखा। 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन ये है। ओके, तो देखिए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। और भी आप लोग सीमा रेखा याद करके रख लेंगे, जैसे कि डुरंड लाइन किसके बीच की सीमा रेखा है। तो डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो डुरंड लाइन जो मेरे भाई वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा या डुरंड लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन किसे कहा जाता है। तो रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का सीमा है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का, पाकिस्तान को मैं यहाँ शॉर्ट में पाक लिख देता हूं। ओके, 8 डिग्री चैनल किसके बीच का सीमा रेखा है। 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है मेरे भाई वो मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड के बीच का सीमा रेखा है। मालदीव एंड मिनिकॉय आइलैंड, मालदीव एंड मिनिकॉय आइलैंड, मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड के बीच की सीमा रेखा को 8 डिग्री चैनल कहते हैं। एंड 9 डिग्री चैनल किसे कहा जाता है। तो 9 डिग्री चैनल जो होता है मेरे भाई वो मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप के बीच का सीमा रेखा है। मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप के बीच की सीमा रेखा को 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि डंकन पासेज किसके बीच की सीमा रेखा है। तो डंकन पासेज, तो डंकन पासेज जो है दोस्तों मेरे वो है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच की सीमा रेखा। साउथ अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच की सीमा रेखा जो है आपके डंकन पासेज है। डंकन पासेज, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन में जो है आपको एक स्लाइड में कितना आपका 2 4 1 5 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रखा है। तो इससे बेहतर सेशन शायद ही आपको देखने को मिले। एंड ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप लोग इस सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे। एंड फ्रेंड्स एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। अच्छा देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा, मतलब कि कौन सा देश है जिसका भारत के साथ सबसे अधिक लंबा जो है वो रेखा शेयर करता है। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश या उपरोक्त में से एक से अधिक। स्कूल टीचर 7/12/2023 का ये क्वेश्चन पूछ रखा है बीपीएससी ने। तो सबसे लंबा जो सीमा रेखा वो शेयर करता है हमारा बांग्लादेश शेयर करता है। ठीक है, सबसे लंबा जो है भारत के साथ वो बांग्लादेश शेयर कर रहा है। एक ट्रिक इसको याद रख लो, एक ट्रिक से याद रख लो आप लोग, इजी रहेगा। ट्रिक क्या है मेरे भाई। तो ट्रिक है आपका बचपन में एमबीए। ट्रिक से याद रखो, इजिली याद रहेगा, बचपन में एमबीए, एमबी। और पहली बात ये भी याद रखना कि 7 जो आपके कंट्री हैं वो इंडिया के साथ शेयर करते हैं अपनी सीमा को। 7 कंट्री मतलब कि 7 देश जो है इंडिया के साथ सीमा साझा करते हैं। 7 कंट्री इंडिया के साथ सीमा साझा करते हैं। आपसे पूछ लेगा कि कितने देश है जो इंडिया के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 7 देश आपके इंडिया के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसका ट्रिक क्या है, तो बचपन में एमबीए ट्रिक से याद रखो। आपका बॉस से क्या हो जाता, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश। चौ से हो जाएगा चाइना, चाइना। पी पौ से हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। 9 से हो जाएगा नेपाल, नेपाल। एम से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार। बी से हो जाएगा आपका क्या, भूटान, बी से भूटान। एंड ए से क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, तो अफगानिस्तान, 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 अफगानिस्तान। अच्छा, सबसे लंबी सीमा रेखा तो बांग्लादेश शेयर करता है, लेकिन सब अगर पूछ लेगा कि सबसे छोटी सीमा कौन सा देश साझा करता है भारत के साथ, तो अफगानिस्तान साझा करता है। सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा मतलब कि सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है भारत के साथ, तो वो अफगानिस्तान करता है। तो ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़ा पूछा है तो छोटा भी तो पूछ सकता है। ये 7/12/23 का क्वेश्चन है, तो मे भी कि इस बार छोटा पूछ ले, तो इसलिए दोनों जान के रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में भोपाल, आइजल, आइजोल, रांची, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्कूल टीचर 7/12/2023 का क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा मतलब आपका ये नगर सिचुएटेड है। ओके, तो वो माय फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका आइजोल, देखने को मिल जाता है आइजोल। ओके, और देखिए
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, तो वो भारत के 8 राज्य से क्रॉस होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इसी को कर्क रेखा कहते हैं, तो इंडिया के 8 राज्य से क्रॉस होता है। 8 राज्य से क्रॉस होता है। तो भारत के कितने राज्य से क्रॉस होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो 8 राज्यों से क्रॉस होता है। इसका भी एक ट्रिक है, उसको याद रख लो। ट्रिक से आपके लिए इजिली याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है इसका? तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक से इजी हो जाता है, ठीक ना। तो मित्र, मी से याद रख लो आप लोग मिजोरम। त्रो से याद रख लो त्रिपुरा। पो से याद रख लो पश्चिम बंगाल, ये पीबी शॉर्ट में लिख देता हूं, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। रो से हो गया आपका राजस्थान। रो से राजस्थान हो रखा है यहाँ पे। गो से आप लोग याद रखेंगे क्या? तो गो से आप लोग याद रखेंगे गुजरात। मो से याद रख लेना है मध्य प्रदेश। मो से क्या याद रख लेना है? मध्य प्रदेश, एमपी। छ से याद रख लेना है छत्तीसगढ़। छ से छत्तीसगढ़। और झा से झारखंड याद रख लेना है आपको, झारखंड। तो देखिए, मित्र पर गमछा झाड़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से पार होता है। और ये 8 राज्य क्या क्या हैं? तो एक ट्रिक मैंने दिया है आपके लिए, मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ एंड झाड़ से झारखंड याद रख लेना है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। हुंडू प्रपात निर्मित है। तो अच्छा मेरे भाई, ये देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। हुंडू प्रपात इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 39th बीपीएससी प्री 1994 में पूछ रखा है इन्होंने। तो ये आपका जो है हिंदू जल प्रपात जो है, ये आपके स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। कितना का अंतर पाया जाता है? 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, माइनस 5.5 घंटा, या माइनस का 4.5 घंटा। तो वो होता है आपका प्लस का 5.5 घंटा। तो आईएसटी और जीएमटी के बीच का अंतर कितना है? तो 5.5 घंटा का वो अंतर होता है। मतलब कि 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का, 5 आवर्स 30 मिनट्स का अंतर होता है। ओके, नेक्स्ट। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने। यहाँ पे पूछा है केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद दिया है महान मैदान, उसके बाद दिया है तटीय मैदान, एंड उसके बाद दिया है आपका उत्तरी पर्वत। और ये कब पूछ रखा है? अच्छा, यहाँ पे मैंने तो डेट नहीं मेंशन किया है। तो इसमें देखिए आपका क्या आएगा, पहले ये देख लेना है। इसमें क्या बोला? भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। और ये देखिए, शायद ये क्वेश्चन, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, बीपीएससी के टीचर एग्जाम में भी पूछा है कहीं पे ये क्वेश्चन, जैसा मुझे लग रहा है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा क्या होगा। सबसे पहले आपका आता है तटीय मैदान। क्या आ जाएगा आपका? पहले तटीय मैदान, सबसे पहले आपका आता है तटीय मैदान। ओके, इसके बाद आता है आपका केंद्रीय उच्च भाग, आपको देखने को मिल जाएगा तटीय मैदान, तब केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद आपका क्या आएगा? महान मैदान, उसके बाद आपका आएगा महान मैदान, और सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा? तो उत्तरी पर्वत। सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? उत्तरी पर्वत। तो पहले तटीय मैदान, तब केंद्रीय उच्च भाग, तब महान मैदान, और उसके बाद जो है उत्तरी पर्वत आपका आंसर होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, और ये भी क्वेश्चन जैसा मुझे याद आ रहा है, ये भी टीचर के एग्जाम में कहीं पूछ रखा है। टीआरई 3rd में शायद इस क्वेश्चन को पूछ रखा है कहीं पे री एग्जाम में। शायद पीआरटी का जो री एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था शायद। ये एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट शायद पीआरटी में ही पूछा गया है। लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको चुनना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? बताइए क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले जो आता है मेरे भाई वो काराकोरम श्रेणी आता है। सबसे पहले काराकोरम श्रेणी आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा? तो लद्दाख आ जाएगा, लद्दाख। और उसके बाद जो आएगा आपका जास्कर आ जाएगा, और उसके बाद जो है पीर पंजाल। तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख है,
फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। तो उत्तर से दक्षिण में आपको इसको सीरीज में लगाने कहा था। तो सबसे पहले काराकोरम, तब लद्दाख, तब जास्कर, तब पीर पंजाल होगा। ओके, नेक्स्ट। छोटा नागपुर पठार है, एक अग्र गंभीर है, एक पदस्थली है, एक गर्थ है, एक संप्राय भूमि है। बीपीएससी 1995 में। तो छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर है। ओके, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? यहां पे देखिए, नहीं शब्द को आप लोग ध्यान में रखेंगे, नहीं शब्द को ध्यान में रख लेना है, क्योंकि पूछ लेता है नहीं और वहां पे जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हो नहीं पे, और वो गलत आंसर मार के आ जाते हैं। तो बीपीएससी के एग्जाम में आपको नहीं पे बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करना है, क्योंकि नहीं जो है आपको किसी भी आंसर को गलत करवा सकता है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है, बहुत के साथ होता है। भुवन पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जैतिया पहाड़ियां। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ, मेघालय पठार का अंश नहीं है, अंश मतलब कि हिस्सा नहीं है, मेघालय पठार का हिस्सा कौन सा नहीं है इसमें? तो आपका देखिए, गारो पहाड़िया तो मेघालय पठार का हिस्सा है भाई, खासी पहाड़िया भी है, जैंतिया पहाड़िया भी है, बट भुवन पहाड़िया जो है वो नहीं है हिस्सा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए नंबर देखने को मिलता है आपका, भुवन पहाड़िया उसका हिस्सा नहीं है। और मेघालय के पठार में ना, मेघालय के पठार में आपका वो संतरा जो होता है, ऑरेंज, ऑरेंज जो होता है वो ज्यादा होता है, ऑरेंज ज़्यादा होता है मेघालय के पठार में, ऑरेंज जो है संतरा वो ज़्यादा होता है। और देखिए मेघालय के पठार में ना सिर्फ ये गारो खासी जातिया पहाड़ी नहीं है, वहाँ पे गारो खासी जातिया जनजाति भी रहती है। ओके, गारो खासी जैंतिया जो है, जैंतिया वो जनजाति भी पाई जाती है, जनजाति भी पाई जाती है। तो मेघालय पठार में गारो खासी जैंतिया जनजाति भी है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो इल्मेनाइट किसका खनिज है? टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, टीन। तो ये देखिए आपके 67 बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है ये। तो इल्मेनाइट किसका ये खनिज है मेरे भाई? तो इल्मेनाइट जो है वो टाइटेनियम का है, टाइटेनियम। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो सबसे ऊंचाई पे अवस्थित दर्रा कौन सा है? सिचुएटेड है कौन सा दर्रा? जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खेवर। तो देखो सर्वाधिक ऊंचाई पे ना तो जोजिला है, रोहतांग भी नहीं है, ना तो नाथुला है, ना तो खेवर है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पे कौन सा दर्रा है? तो वो है यांगजी दर्रा, यांगजी दर्रा, यांगजी दर्रा, यांगजी दर्रा, या फिर उसी को काराकोरम दर्रा भी कहा जाता है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। दर्रा को क्या कहते हैं? पास कहते हैं ना भाई, तो दर्रा या पास। तो ये सबसे ऊंचाई पर अवस्थित जो है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो यांगजी दर्रा है या काराकोरम दर्रा है। और ये देखिए प्री 2008 का क्वेश्चन है। अब जब दर्रा से क्वेश्चन आया है तो दर्रा से भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला हमारा आ जाता है जोजिला पास, जोजिला, जोजिला। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? पहला है हमारा जोजिला, जोजिला पास आपका कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जोजिला पास कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद आता है बुर्जिला पास बुर्जिला दर्रा या बुर्जिला पास, तो ये कहाँ है? तो ये लद्दाख में है, बुर्जिला पास, लद्दाख। और दर्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका, याद रखिएगा, एक बारालाचला, बारालाचला दर्रा। तो बारालाचला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। बारालाचला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश एक याद रख लीजिएगा, शिप किला दर्रा, शिप किला दर्रा। तो शिप किला दर्रा कहाँ है? तो शिप किला दर्रा भी मेरे भाई वो भी हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है, शिप किला दर्रा भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। एक याद रख लेना है आपको, क्या? नाथुला याद रख लीजिए। नाथुला पास कहाँ पर है? तो नाथुला पास जो है वो सिक्किम में है। नाथुला पास कहाँ है? तो वो सिक्किम में देखने को मिलता है। नाथुला पास कहाँ है? तो सिक्किम में। एंड एक याद रख लीजिएगा आप लोग, बोमडीला, बोमडीला। तो बोमडीला दर्रा कहाँ पर है? तो बोमडीला जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। बोमडीला कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है आपका। बोमडीला कहाँ है? तो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए फिर नेक्स्ट। जोहार सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? सिपकिला, बनिहाल, पारालाचला, रोहतांग दर्रा। 65th बीपीएससी री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है। तो जोहार सुरंग का जो निर्माण है वो बनिहाल दर्रा में किया गया है, बनिहाल दर्रा। और शिपकिला दर्रा जो है आपके हिमाचल प्रदेश में, अभी बताए हैं, हिमाचल प्रदेश। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। बारालाचला भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है।
ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। नाव और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? अच्छा देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया अब ये, और यहाँ पर ये से स्टार्ट हो गया हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ओके, तो हिस्ट्री, तो नाव और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा है? मोहम्मद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खफी खान। ये कब पूछा गया है? 63rd बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। तो नाव और नेवर पॉम्पलेट जो लिखा है वो आपके चौधरी रहमत अली ने लिखा है, चौधरी रहमत अली ने लिखा है। और कब लिखा है? तो 1933 में लिखा है, 1933 में लिखा है। और ये जो चौधरी रहमत अली थे ना, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे, कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? एक स्टूडेंट थे। अच्छा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे। ओके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। और पाकिस्तान, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार यूज जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। तो पाकिस्तान शब्द जो दिया है वो चौधरी रहमत अली ने ही दिया है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने ही दिया है। ओके, नेक्स्ट। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1945, 1940, 1907 या 1917। तो पाकिस्तान की स्थापना का मांग जो हुआ था, डिमांड जो हुआ था, वो 1940 में हुआ था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। 1940 में कौन सा? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। पाकिस्तान का जो डिमांड हुआ था वो हुआ था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ओके, मतलब कि वो पारित हुआ था, आपके पाकिस्तान की स्थापना का मांग जो है पारित हुआ था वो 1940 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस पूछा है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आपके जो है, देखो, हाँ याद आ रहा था मुझे, बीपीएससी 9-10 के 26/8/2023 के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुक्ति दिवस जो मनाया गया वो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, बट मनाया क्यों मनाया गया था मुक्ति दिवस? क्योंकि कांग्रेस जो है ना, वो मंत्रिमंडल से जो है इस्तीफा दे दिए थे। कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए थे। इसका पूरा स्टोरी मैं अभी आपको बता देता हूं, बस 1 मिनट के अंदर में। तो देखिए हुआ क्या था कि भारतीय नेता को जो था ना, भारतीय नेता को अंग्रेज जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिए। भारतीय नेता को जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश, वो क्या किए? सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिए। सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल किया। तो भारतीय नेता को ब्रिटिश क्या कर दिए? समय सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिए बिना भारतीय नेता को बताए हुए, ठीक ना। इसी वजह से क्या हुआ, भारतीय नेता गुस्सा हो गया, और इसलिए क्या हुआ, इसलिए कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसलिए कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल से इस्तीफा, रेसिग्नेशन दे दिया। ओके, इस्तीफा दिया, तो रिजाइन दे दिया। इस वजह से देखो, भारतीय नेता को क्या हुआ था, ब्रिटिश जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया। तो गुस्सा होकर जो हुआ, कांग्रेस जो है आपके जो मंत्रिमंडल थे उससे उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो और रिजाइन कब दिया? तो रिजाइन जो दिया था वो 22 अक्टूबर 1939 को दिया था। 22 अक्टूबर 1939 को वो लोग रिजाइन दिए, ठीक है। मतलब टोटल 28 मंथ का सरकार वो लोग चलाए थे। 28 मंथ का सरकार चला के रिजाइन दे दिए। तो कांग्रेस क्या किए, 28 मंथ का सरकार चला करके 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन दे दिए। और इसी खुशी में जब वो लोग रिजाइन दे दिए ना, तो इसी खुशी में जो मुस्लिम लीग था वो जाके मुक्ति दिवस मनाया है। कब? 22 दिसंबर 1939 को। जब कांग्रेस वाले जो हैं वो मंत्रिमंडल से रिजाइन दिए 22 अक्टूबर 1939 को, तो उसी खुशी में 22 दिसंबर 1939 को, मतलब कि 2 मंथ के बाद, अक्टूबर में रिजाइन दिया, नवंबर दिसंबर, तो 2 मंथ के बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाया है, रिजाइन देने की खुशी में। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। क्या होगा? विंस्टन चर्चिल। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का विंस्टन चर्चिल था। ये देखिए 1992-93 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1924, 1927, 1926, 1929, 40th बीपीएससी प्री 1995 का ये क्वेश्चन है। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गठन जो हुआ है वो आपके 1927 में गठन हुआ था, और मंथ भी याद रखना है आपको क्योंकि अभी ट्रेंड में चला है, मंथ पूछ दे रहा है बीपीएससी, तो मंथ भी याद रखिएगा। तो दिसंबर 1927, तो दिसंबर 1927 में जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। तो मंथ के साथ याद रखना है, दिसंबर में हुआ है 1927 में। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू डेट उसको व्यवस्थित करना है आपको। दांडी मार्च, साइमन आयोग, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो जो है दांडी मार्च जो हुआ था ये 1930 में आपको देखने को मिला था, दांडी मार्च। साइमन आयोग का गठन जो हुआ था, साइमन कमीशन का गठन, ये 1927 में आपको देखने को मिला है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। पूना समझौता जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, या फिर पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को देखने को मिला था। 5 मार्च क्या हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हुआ है? तो सबसे पहले तो आपका दांडी मार्च हो गया है, मतलब कि पहले आ जाएगा आपका, नहीं, पहले आपका आ जाएगा साइमन आयोग, तो सबसे पहले बी 1927। उसके बाद आपका दांडी मार्च हुआ तो ए। उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता हो गया था तो डी। और उसके बाद आपका पूना समझौता हो गया तो सी। तो बी ए डी सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 97वें संशोधन 1987 से, 60वें संशोधन 1988 से, 61वें संशोधन 1989 से, 65वें संशोधन 1990 से। तो 48 to 52 ये 2008 में पूछा गया है। तो जो ये किया गया था ये आपके 61वें संशोधन 1989 से किया गया था। ओके ना। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? और देखिए ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी टीचर 11-12 में 15/12/2023 को पूछा गया है। तो गुलामी का चार्टर जो बताया था महात्मा गांधी ने बताया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बताया, मौलाना हजरत मोहनी बताया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गुलामी का चार्टर बताया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बताया था, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में किया है, ठीक है। और इन्होंने ही आजाद हिंद फौज का भी स्थापना करा था। आजाद हिंद फौज का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही करा था। चलिए फिर नेक्स्ट, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जेवी कृपलानी। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आपके सुभाष चंद्र बोस थे। और 1938 में देखिए आपका जो हुआ था 1938 में वो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो हरिपुरा कहाँ है? तो अधिवेशन ये गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ है मेरे भाई? तो ये गुजरात में है। और हरिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है निर्विरोध चुनाव जीते थे। इस बात को याद रखेंगे, मतलब कि निर्विरोध जो है ये अध्यक्ष चुने गए थे। निर्विरोध जो है सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। ओके। और एक आता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ क्या था ये याद रखना है अब आपको। देखिए मेनली हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन में ये क्या कि अध्यक्ष पद पर विवाद हुआ था, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, देखिए एक तो सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी चुनाव में खड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी खड़े थे, और पट्टाभी सीतारामैया भी खड़े थे। सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ थे पट्टाभी सीतारामैया।
तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और एक तरफ से पट्टाभी सीतारामैया खड़े हुए, ठीक है। और पट्टाभी सीतारामैया को जो है महात्मा गांधी का सपोर्ट था, तो महात्मा गांधी का सपोर्ट था, तो लेकिन क्या हुआ 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के समय जो है सुभाष चंद्र बोस जो है चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया जो है चुनाव हार गए। तो इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी वास्तविक हार है। और गांधी जी अपने पर ले लेते हैं कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं था, ये मेरा हार था। तो इसी वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष पद से उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस क्या किए, तो रिजाइन दे दिए अध्यक्ष पद से। और इसके बाद जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया, त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष। तो त्रिपुरी अधिवेशन आप लोग को समझ में आ गया हूं। मैं फिर से एक बार त्रिपुरी अधिवेशन को डिफाइन कर देता हूं। मेनली इस टाइम पे हुआ क्या था, सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ से थे पट्टाभी सीतारामैया, और पट्टाभी सीतारामैया को जो है महात्मा गांधी का सपोर्ट था, ठीक है। बट जब चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तो गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारामैया का हार नहीं, मेरा पर्सनल हार है, और गांधी जी अपने पर ले लेते हैं। तो इसी वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस क्या किए, रिजाइन दे दिए 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष पद से। तो जब वो रिजाइन दे दिए तो वहां का कोई अध्यक्ष बनेगा ना एक, तो उन्हीं के जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ओके, आई होप इस बार आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए फिर नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता। तो जयप्रकाश नारायण, ये 2015 का क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ओके। और लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ओके नेक्स्ट, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बीटी रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एन जोशी। 48 to 52 बीपीएससी प्री 2008। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन आपका शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई, तो इसको छोड़ना नहीं है, देख लो अच्छे से आप लोग। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जो है आपके वो लाला लाजपत राय हैं, तो पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। अच्छा, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना किसने किया है, तो स्थापना अगर पूछ ले आपसे, तो स्थापना किया है इसका एन.एम. जोशी। स्थापना किसने किया है, तो एन.एम. जोशी ने किया है। कब किया स्थापना, तो अक्टूबर 1920 में, अक्टूबर 1920 में एन.एम. जोशी जो है भारत ट्रेड यूनियन का स्थापना किए हैं। कहां पर, तो मुंबई में। तो स्थापना कब हुआ है, अक्टूबर 1920 मुंबई में स्थापना हुआ है। ओके, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय से। भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय। स्थापना किसने करा, एन.एम. जोशी। कहां पर करा, मुंबई में करा। कब करा, अक्टूबर 1920 में करा। ओके नेक्स्ट, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। अच्छा, यहां पूछ लिया कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, ये पूछा है। तो कार्यानंद शर्मा, स्वामी सहजानंद, राहुल संकृत्यान, यदुनंदन शर्मा। तो देखिए यहाँ पे जुड़ा आपसे पूछ लिया है मेरे भाई, तो यहाँ पे जुड़ा, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो जुड़ा हुआ था, तो इसमें सब बताना होगा कि कौन कौन जुड़ा हुआ था। तो कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे, राहुल संकृत्यान भी जुड़े हुए थे, सहजानंद सरस्वती भी जुड़े हुए थे, और यदुनंदन शर्मा भी जुड़े, मतलब कि चारों जुड़े हुए थे। बट अगर आपसे ये पूछ ले कि बिहार किसान सभा का स्थापना किसने करा, तो स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है स्थापना। बिहार किसान सभा का स्थापना किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। कब किया, तो 1929 में किया था। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि बिहार किसान सभा का स्थापना किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए हैं। कब किए हैं, तो 1929 में। लेकिन अगर ये पूछ ले कि बिहार किसान सभा से कौन कौन जुड़ा था, तो और ऑप्शन में ये सब दे दे ऑप्शन, तो आपके कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे, स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, राहुल संकृत्यान भी जुड़े थे, यदुनंदन शर्मा, मतलब कि मोर देन वन ऑफ द अबव आपका आंसर चला जाएगा। और ये देखिए 64 बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से एक मैगजीन याद रखिएगा, मैगजीन कौन सा, तो ये हुंकार याद रख लेना है, हुंकार पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती का पत्रिका है। नेक्स्ट, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1909 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। प्री 2020 का क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर होगा 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट,
भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि वो कौन से वायसराय थे जिसके टाइम पर जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। तो उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे? तो नहीं भाई, लॉर्ड कर्जन नहीं थे। लॉर्ड इरविन थे? तो बिल्कुल लॉर्ड इरविन ही उस समय जो है वायसराय थे। लॉर्ड इरविन जो ही थे उस समय वायसराय थे। और इन तीनों को जो फांसी दिया गया है, कब दिया गया है? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया है। तीनों को फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 को। ओके, नेक्स्ट। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग लिख लो। पहली बात तो याद कर लेना है क्या, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। किसने स्थापना करा है? वॉरेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, टीवी मैकाले, बीपीएससी असिस्टेंट 2019। तो देखिए, स्थापना जो करा है आपका सर विलियम जोन्स ने करा है। कहां पर करा है? कलकत्ता में किया है। और कब किया है? तो 1784 में किया है, 1784 में। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछ ले तो उसका स्थापना कहां हुआ है? कलकत्ता में हुआ है, 1784 में, सर विलियम जोन्स के द्वारा हुआ है। ओके, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है? तो देखो, सरकारी भाषा में मतलब कि मान्य सरकारी भाषा कितना है? 16, 17, 18, 20। तो देखो भाई, ना तो 16 है, ना तो 17 है, ना ही 18 है, ना ही 20 है। देखो, बिरानवा जो हुआ था संविधान संशोधन, उसमें जो थे ना 18 भाषा थे। संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, तो उसमें जो है 18 भाषा शामिल था। लेकिन जब आपका जो है 92वां संविधान संशोधन फिर से जब हुआ तो उसमें अब जो है 22 भाषा हो गया। मतलब कि देखो, इसमें हुआ क्या था, 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, तो उससे पहले जो था आपका टोटल 18 भाषा दिया था। लेकिन जब 92वां संविधान संशोधन हो गया 2003 में, तो इसके बाद से क्या हो गया? 22 भाषा हो गया। तो आपसे पूछ लेगा कि अभी कितना भाषा है? तो 22 भाषा है अभी। तो सरकारी भाषा में कितना है? तो 22 भाषा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 लैंग्वेज आपका होने वाला है। मतलब 92वां जो संविधान संशोधन था उससे पहले 18 था, बट अब जो है 92वां संविधान संशोधन जो हो गया तो उसके बाद से अब 22 हो गया है। नेक्स्ट। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता। 47th बीपीएससी 2005। तो इसका जो थे आपके बलवंत राय मेहता थे, बलवंत राय मेहता। इन्हीं के सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का स्थापना हुआ है। भारत में पंचायती राज का स्थापना इसी के सिफारिश पर हुआ है। ओके, नेक्स्ट। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्श समिति, प्राधिकरण। 48 to 52 बीपीएससी प्री 2008। तो वो है आपका जो है प्रशासनिक प्राधिकरण है, प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1947 में कहां हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको वीवीआई में ही लेकर के चल लो, हो सकता है पूछ ले। तो विधि विश्वविद्यालय पूछा है, मतलब कि लॉ कॉलेज की बात कर दी है इन्होंने, लॉ कॉलेज मतलब लॉ कॉलेज की इन्होंने बात करी है यहाँ पर। तो कहाँ पर हुआ था? पहला जो है विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला था इसका? तो पहला जो आपके बेंगलोर में खुला था, बेंगलोर में खुला था। और उस कॉलेज का क्या नाम था? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया उसका नाम था, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। बेंगलोर में खुला था। कब खुला था? तो ये कब खुला था? तो 1987 में। डेट भी याद रखिएगा, 1987। पहला लॉ कॉलेज कब खुला है? तो 1987 में खुला है, आपके बेंगलोर में खुला था, मतलब कि ओके। और वो कौन सा था? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, इंपॉर्टेंट। 52nd बीपीएससी में पूछा गया है। तो येलो बुक जो है आपके फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है, फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को जो है येलो बुक कहा जाता है। अब व्हाइट पेपर अगर आपसे पूछ ले, व्हाइट पेपर, अगर व्हाइट पेपर पूछ ले मतलब कि श्वेत पत्र, तो वो ब्रिटेन का है। व्हाइट पेपर अगर पूछ ले तो वो ब्रिटेन का है। और भारत का अगर पूछ ले तो भारत का भी व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर। भारत का जो सरकारी रिपोर्ट है उसको भी व्हाइट पेपर ही कहा जाता है। तो इंडिया का भी
जो है व्हाइट पेपर ही है। अगर व्हाइट बुक आपसे पूछ ले तो व्हाइट बुक कहाँ का सरकारी रिपोर्ट है, तो व्हाइट बुक जो है मेरे भाई, वो व्हाइट बुक जो है आपके जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट है, जर्मनी का। व्हाइट बुक जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट है। एंड अगर आपसे पूछ लेता है कि ग्रीन बुक, ग्रीन बुक, तो ग्रीन बुक कहाँ का सरकारी रिपोर्ट है, तो वो इटली का सरकारी रिपोर्ट है, इटली का। इटली का सरकारी रिपोर्ट ग्रीन बुक है। चलिए फिर नेक्स्ट में, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, 1965, 1970, 1910, 1950। 48 टू 52 बीपीएससी प्री 2008। तो सीमा सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा है। सीमा सुरक्षा बल क्या होता है भाई, तो ये बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या होता है, तो दो देश की सीमा पे ये लोग खड़े होते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना कब हुआ है, तो ये आपका हुआ है 1965 में, 1965। और अभी ट्रेंड में क्या चला हुआ है, मैंने अभी बताया था कि ट्रेंड में क्या चला हुआ है, तो मंथ पूछा जा रहा है। तो मंथ क्या है मेरे भाई, तो दिसंबर 1965। तो दिसंबर याद रखना है, दिसंबर 1965 में है जो है बीएसएफ का स्थापना हुआ था। ओके, इसीलिए ना 1 दिसंबर को बी सीमा सुरक्षा बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा अगर पूछ लेगा सीमा सुरक्षा बल का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाई, तो बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर अगर पूछ ले, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर जो है आपके दिल्ली में है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 60 टू 62 प्री 2016। तो संविधान दिवस, तो संविधान दिवस और दिवस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दिवस का जो है मैंने अच्छा अभी मैंने आपको क्लास नहीं प्रोवाइड कराया, मैं किसी दिन जो है दिवस से रिलेटेड जो है टोटल क्लास प्रोवाइड करा दूंगा आपको। मतलब दिवस से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट तो आपके लिए होता है, तो सारे दिवस का जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्लास, ठीक है। और वो सेशन कर लेने के बाद आपको दिवस कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। और दिवस से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके बीपीएससी टीचर हो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, दिवस से क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं ये सेशन आपको जरूर कराऊंगा। और ये सेशन 1-2 दिन के अंदर मैं आपको दिवस से इंपॉर्टेंट सेशन करा दूंगा। ओके, और यहाँ पे भारतीय संविधान दिवस तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस है। नेक्स्ट, अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। और मैंने अभी आपसे कहा कि दिवस का जो है रिलेटेड टॉपिक जो है वो करा दूंगा, तो 2-3 दिन के अंदर में जो है आपका दिवस से इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन आता है वो सारा मैं करा दूंगा। उसके बाद आपको दिवस कहीं और से करने की जरूरत नहीं है, और दिवस से आपका एक क्वेश्चन श्योर आएगा, ये मैं कह देता हूँ आज ही। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए एंड रिवीजन करते रहिए। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।